नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है नो वारंट, सीधे गिरफ्तारी, क्या इससे मिटेगी बेरोजगारी? जी हाँ, नो वारंट, सीधे गिरफ्तारी। और लेकिन इसके लिए 5 बटालियन बनाई जाएंगी, तो क्या मिटेगी बेरोजगारी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रथम दृष्टया ये इसमें 5 बटालियन बनाई जाएंगी और ये 5 बटालियन हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों को की रक्षा करेंगी, जैसे कि सीआईएसएफ करती है। मतलब एयरपोर्ट, हमारे वित्तीय संस्थान, हमारे बैंक, हमारे जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इनके पास होगी। और हाँ, इसमें एक अच्छी बड़ी बात यह भी है कि ये कोई सरकारी नहीं होगी, इसको कोई भी प्राइवेट संस्थान भी, प्राइवेट व्यक्ति भी पैसे दे करके इनकी सिक्योरिटी ले सकता है। लेकिन और इनके पास अधिकार असीमित है, इतने असीमित अधिकार हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मसलन अगर इनके अधिकारी को या किसी सदस्य को ये लग भर जाए कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, यानी कि अगर उसको ये ऐसा आभास हो जाए, इंट्यूशन हो जाए कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है या अपराध कर रहा है, अपराध करके भागने वाला है, भाग सकता है, तो उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको उसके घर की तलाशी ले सकती है, उसकी जांच कर सकती है और माफ करिएगा, तमाम अधिकार इस को दे दिए गए हैं। क्या हमारे योगी जी वैसे यूं तो संत हैं, क्या वो भोले बाबा बन गए हैं? उनको ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भस्मासुर तैयार हो जाए? क्योंकि जो इस फोर्स का गठन हो रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में बूमरैंग हो जाए, वापस दिक्कत पेश करने लगे, क्योंकि इतने असीमित अधिकार। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अधिकारी और सदस्य जो भी कार्रवाई करेंगे उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है बिना सरकार की अनुमति के। यानी कि अगर इनके किसी सदस्य पर भी कार्रवाई करनी हो कोर्ट को, तो उसको सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्स का गठन होगा और बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी। करीब पहले 5 उनका गठन होगा और उसमें तमाम बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं, कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसएसएफ करेगी। तीर्थ स्थलों, मेट्रो, रेल, हवाई अड्डे, बैंकों में एसएसएफ की तैनाती होगी। वित्तीय शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा भी एसएसएफ ही संभालेगी। एसएसएफ की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे। एसएसएफ का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दी थी। शुरुआत में एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी और इन बटालियन के लिए 1913 नए पद तैयार किए जाएंगे।
इनमें 9,119 कर्मचारी काम करेंगे। 3 महीने के अंदर प्रथम चरण को शुरू करने के सुझाव दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए एसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूपी एसएसएफ को स्पेशल पावर दी गई है। इसके तहत फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर ये विशेष करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान अपराधी भाग सकता है या साक्ष्य मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इतना ही नहीं, वो तत्काल उसकी संपत्ति और घर की तलाशी भी ले सकता है। यहाँ तक कि एसएसएफ के गठन से यूपी में नए रोजगार पैदा होंगे। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि इससे क्या गारंटी है कि एसएसएफ को मिलने वाली छूट का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का बेजा इस्तेमाल जवान नहीं करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, नो वारंट, बिना वारंट के सीधे गिरफ्तारी, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, और जो लोग गिरफ्तार करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि अदालत भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार की उसमें अनुमति ना हो। तो क्या ये कहीं बूमरैंग ना हो, कहीं भस्मासुर साबित ना हो, क्योंकि सरकारें तो आती हैं और जाती हैं और कल कहीं वापस मुश्किल में ना पड़ जाए, ये बात भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि शंकर जी बहुत भोले थे, वो सबको वरदान दे देते थे। योगी जी भी बहुत भोले हैं, सबको वरदान दे देते हैं। जिस तरह से शंकर जी ने वरदान दिया था और भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने के लिए चल पड़ा था, निकल पड़ा था, बाद में दूसरे भगवानों को आकर के उनकी रक्षा करनी पड़ी थी। कहीं बाद में ये मुश्किल उनके साथ भी ना आ जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। खैर, और लेकिन दूसरी तरफ इसका एक अच्छा पहलू ये है कि इसमें एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें हजारों युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रहे हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हरीश श्रीवास्तव जी आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मदन मोहन शुक्ला जी। और इन्हीं के साथ हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जगदेव सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जगदेव सिंह जी। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से बहुत सीनियर पूर्व IAS
रिटायर्ड आईएएस राय सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे हरीश जी का। हरीश जी, कहीं ये भस्मासुर ना साबित हो, डर इस बात का है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जिस तरह से सीआईएसएफ है, सीएसआईएफ में एसएफ में पहले से इस तरह की प्राविधान है और कई अन्य राज्यों में पहले से ये प्राविधान लागू है। ये आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ ये प्राविधान है। सरकारी संस्थान, औद्योगिक संस्थान, हवाई अड्डे, मेट्रो, इन सब की सुरक्षा में इस तरह के फोर्स को लगाया जाता है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र में तो शिवसेना गठबंधन की सरकार है, वहां ऑलरेडी ये लागू है। उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी ये लागू है। तो ये जो शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ये पूरी तरह से निराधार और निर्मूल है। ये औद्योगिक संस्थान, सरकारी संस्थानों, इनकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। जिस तरह की आजकल आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह के अपराधियों के नेक्सस और षड्यंत्र हैं, तो उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए आवश्यक था कि फोर्स का गठन किया जाता। और उसी के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके गठन को हरी झंडी दी है। जी। और आप ये देखिए कि जी, आपके पैनल में भी सीनियर ब्यूरोक्रेट राय सिंह साहब हैं और रणजीत जगदेव जी भी सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो सभी लोग इस बात से विज्ञ हैं। आप स्वतः एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो जिस तरह की समाज की और देश की परिस्थितियां जिस तरह से पिछले कई दशकों से चल रही हैं, उसमें इस तरह के जो सुरक्षा जो मानक हैं, उससे कहीं समझौता नहीं किया जा सकता। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से और सरकारी संस्थान और बाकी इस तरह के हवाई अड्डे, मेट्रो, इन सब की सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक था। और ये इसका एक उपयोग भी इस दृष्टि से बहुत ठीक है हरीश जी। मदन मोहन शुक्ला जी, ठीक है हरीश जी। आपको इसमें क्या मदन डर मोहन सता शुक्ला रहा जी, है? आपको इसमें क्या डर सता रहा है? अगर ठीक होती है, अगर कोई कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कानून बनाया जाता है, तो उसमें किसी को कोई इतराज नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो जो दवा होती गई त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। आज अपराध की हालत ये है कि मुख्यमंत्री जी ने फरमान जारी किया कि ठोक दो राजनीति बनाई, गोली मार दो अपराधियों को, उसके बाद अपराध नहीं रुका। जब आपका खुद आईपीएस इन्वॉल्व हो जाता है, आप जांच कमेटी बनाओ, खुद इन्वॉल्व हो जाएगा अपराध में, क्या करोगे? महोबा में क्या हुआ है? एक कारोबारी ने अगर भ्रष्टाचार खोलने का प्रयास किया तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। अभी ताजा उदाहरण है कि जो इंद्रजीत ने, जो क्रशर का कारोबारी है, उसको रिश्वत के मामले को उजागर करने का प्रयास किया, वीडियो वायरल किया, तो उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। जी। इसके पहले कानपुर में विकास दुबे की हत्या हुआ, वहां के सीईओ ने एसएसपी को चिट्ठी लिख कर दिया कि हमारी खतरा है, वहां का थाना इंचार्ज मिला हुआ है विकास दुबे से, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आखिर में सीईओ मार दिया गया। तो आज आपके जो घटनाएं हो रही हैं, जब पुलिस की देखरेख में हो रही हैं, तो उसी पुलिस पर आप भरोसा कर रहे हो, इनको गिरफ्तार कर लो और अत्याचार बढ़ेगा। जिसको चाहेंगे पैसा नहीं देगा, गिरफ्तार कर लेंगे, जिसको चाहेंगे तलाशी ले लेंगे, बेइज्जती कर देंगे उसकी। आप अगर अपराध रोकने का कहीं पे कोई संदेश हो रहा है क्या? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आज भी पता लगा गैंग रेप हुआ 15 साल की बच्ची के साथ। आप पूरे प्रदेश में कहीं विधायक का परिवार इन्वॉल्व है, कहीं सांसद का परिवार इन्वॉल्व है, कहीं मंत्री इन्वॉल्व है, कहीं पर कहीं भी अगर हमने कहा कि जो भी घटनाएं होती हैं, अगर उनका उस थाने का अगर आप रिकॉर्ड मंगवा लें और टेलीफोन टेप मंगवा लें अगर वहां के, तो मालूम हो जाएगा कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी लोग इस अपराध को बचाने के लिए, अपराध को बढ़ावा देने के लिए टेलीफोन करते हैं अपराधियों को बचाने के लिए। ठीक है, आज स्थिति बड़ी जंगल राज ऐसा हो। ठीक है मदन मोहन जी, ठीक है मदन मोहन जी, दोबारा से आपके पास आएंगे। जगदेव सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्यों आप लोग इसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं? व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं,
सही तरह से जनहित में काम हो, सही हो, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। पहले से चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। आप अगर छुली छूट दे दोगे पुलिस वालों को, इन लोगों को जो पहले से निरंकुश हो गए हैं, आज पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, कितना ज्यादा अपराध हो रहा है, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कंट्रोल हो रहा है। योगी जी रोज कहते हैं ठोक दो, काली पोत दो, ये कर दो, कोई अधिकारी मानने वाले को तैयार है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। तो खाली कानून बना देने से भ्रष्टाचार अपराध नहीं रुकेंगे। उसके लिए आपको पहले सोच करना पड़ेगा, ये स्थिति होगी तो दूसरा क्या होगा। चेक एंड बैलेंसेस के बिना अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। जैसे अभी कानून बने हैं, उसके बाद भी कितना दुरुपयोग होता है। क्या थाने में बिना पुलिस पैसा लिए कोई काम करती है? और वो कहते साहब ये तो ऊपर तक देना पड़ता है, वो तो डीआईजी, आईजी, एसपी तक देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कोई कानून बनाने से पहले उसके आफ्टर इफेक्ट रिव्यू भी देखना चाहिए, उसके चेक बैलेंस बनाना चाहिए, तब कानून बनाना चाहिए। इसके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। जब बाद में कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई ठीक है, दिया है बिल्कुल के पास में, बिल्कुल ठीक है, आ रही हैं आपके पास राय सिंह साहब। ठीक है जगदेव सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया, दोबारा से आपका रुख करूंगा। राय सिंह साहब, आपने सारे लोगों को सुना, आपने भी तमाम नियम कायदे कानून बनाए होंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इससे अपराध रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन विपक्ष कर रहा है ये ड्रैकोनियन लॉ है, रॉलेट एक्ट है, यानी कि कोई सुनवाई नहीं, सीधे गिरफ्तारी। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अहम मसला है जी। मैं खुद इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर देखता रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ, भारत सरकार में रहा हूँ, प्रदेश सरकार में रहा हूँ, और इवन राष्ट्रीय शासन के टाइम में मैं सारा ये गृह विभाग सब देखता रहा हूँ। असल में मुद्दा ये है कि सरकार का दबदबा होना चाहिए। कानून बनाने का अलग इशू है, परंतु उनका इतना दबदबा होना चाहिए कि बदमाश जो है, गुंडे जो हैं, वो डरें। परंतु डर नहीं है, कानून कितना मर्जी बना लो, यदि उनको डर नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करेंगी, होती रहेंगी। तो मेरा अपना मानना है कि कानून बनाया तो अच्छी बात है, क्योंकि कंट्रोल तो होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए कानून का, परंतु इसका मिसयूज ना हो। इसको गलत तरीके से जो कोई विरोधी पार्टी के हैं, दूसरे लोग हैं, या किसी प्रकार से जिनमें अपना कोई दुश्मनी निकालनी है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वैसे तो कानून जो बनाया है ठीक ही है, परंतु इसको बहुत ही संयम से, बहुत ही तरीके से इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बूमरैंग हो जाए। जी ठीक है, आपने बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो ये बूमरैंग हो जाए, कहीं भस्मासुर ना बन जाए, यही है बड़ी बात। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, राय सिंह साहब भी कह रहे हैं कहीं ये बूमरैंग ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी योगी जी ने 15 आईपीएस अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई की है, कई लोगों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ जांच भी बैठा ली है, तो कहीं ऐसे अधिकारी इसमें नियुक्त हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। ये सिविल पुलिस नहीं, ये तो विशिष्ट जो संस्थान है उनकी सुरक्षा में इनको लगाए जाने का प्राविधान है जी। तो एक तो जो ये आशंकाएं हैं कि इसका दुरुपयोग इस तरह से हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आप इस भय से कि इसमें कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो कोई काम ही नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि मेट्रो स्टेशन अगर है, हवाई अड्डा है, तो उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं ठीक है हरीश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है हरीश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीआईएसएफ भी वही काम करती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन विपक्ष इसको रॉलेट एक्ट की संज्ञा दे रहा है, ड्रैकोनियन लॉ की संज्ञा दे रहा है कि बिना वारंट गिरफ्तारी। जहाँ ये लागू है, जिन सरकारों ने इसको लागू कर रखा है, क्या वहां के कुछ इस तरह के उदाहरण आए कि आप जिसको कह रहे हैं कि
कॉलोनियल रूल इसको को साबित कर रहा है, या सीएसआईएफ के पास पहले से इस तरह के अधिकारात हैं, क्या उस तरह की कोई शिकायत आपको मिली? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, इसमें हरीश जी इसमें एक और बड़ी चीज है। संस्थानों का, अगर राजकीय संस्थानों का ये लोग संरक्षण करें तो अच्छी बात है, हवाई अड्डे का संरक्षण करें अच्छी बात है, मेट्रो का संरक्षण करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति भी इसको खरीद सकता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई इलीगल आदमी, अनलॉफुल आदमी या सही आदमी कोई लीगल काम करने के लिए इनको खरीद लेता है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। संस्थान जैसे कोई औद्योगिक संस्थान है, कारपोरेट के जगत के या उद्योग जगत के कोई संस्थान है जी, वो अपनी औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए इस तरह के लोगों का जो उनकी सर्टेन फीस होगी उसको जमा करके वो ले सकते हैं उसकी सुरक्षा के जी। और प्राय आप देखते हैं कि जो औद्योगिक संस्थान है, जो उद्योगपति जहाँ उद्योग लगाते हैं, कई तरह की सुरक्षा की खबरें आती हैं। तो ये पहली बात तो ये कि कोई एक पुलिस थाना और प्राइवेट व्यक्ति से मेरा मतलब हरीश जी वही है, कोई भी व्यक्तिगत औद्योगिक संस्थान इनकी सेवाएं ले सकता है। मैं एक उदाहरण के तरीके से शंका जाहिर कर रहा हूं, जो लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, अगर कोई गुटखा बनाने वाली कंपनी, बड़ी गुटखा बनाने वाली कंपनी इसकी सेवाएं लेती है और अंदर वो सुपारी की जगह कोई इलीगल एलिमेंट उसमें डाल रही होती है, तो उसका तो खुलासा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां एम्प्लॉयड होगी और कोई वहां तक जा नहीं पाएगा। न्यायालय में तो जाने की इजाजत ही नहीं है, उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, किसी सदस्य को कोर्ट छू ही नहीं सकता। सरकार अगर इस तरह कोई चीज है और प्राइवेट संस्थानों हरीश जी, जब तक सरकार से अनुमति लेंगे तब तक तो वो अपना संस्थान जो इलीगल काम कर रहा था सब चीज ठीक कर चुका होगा। तो से आतंकवाद से जो लोग आजकल देख रहे हैं, दुनिया भर के स्लीपिंग मॉड्यूल इधर उधर काम कर रहे हैं, तो उन सब से ही तो सुरक्षा के लिए इस तरह का बंदोबस्त हो रहा है जी। तो ये जो मुझे लगता है जो शंकाएं आशंकाएं हैं, भाई और स्टेटों में भी तो एक्सरसाइज हो रहा है जी। इस तरह आपके पास जी कोई उदाहरण सामने नहीं आए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि इन अधिकारियों और इनके सदस्यों के पास में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन जो लोग शिकायत इनके खिलाफ करेंगे उनके खिलाफ कोई पावर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे कार्रवाई। वो ठीक है, लेकिन उनको अगर इंटरोगेशन के लिए उठाते हैं या अरेस्ट करते हैं, तो आखिर अल्टीमेटली तो चार्जशीट फाइल करेंगे ना, अल्टीमेटली तो लीगल प्रोसीजर में जाएगा ना, तो उसका काम तमाम कर देंगे ना। मोहब्बत का आपने कांड सुना, 5 लाख रुपया ना देने पर इंद्रमणि त्रिपाठी को गोली मरवाने के लिए कहा था पटीदार साहब, एसपी साहब ने, और वो काम हो गया, बेचारे की जिंदगी चली गई। आप करते रहिए सुनवाई। देखिए वो तो देखिए, अगर आप इस तरह से बात करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये जनरल बातें हैं जी। इस तरह के, भाई इस तरह के कभी कभी ग्रीड में, कभी कभी इस तरह की जो वारदातें होती हैं, उस तरह की समस्याएं आती हैं, वो तो अफवाह स्वरूप आती हैं और उसका प्रतिकार होता है, कानून नियम और न्यायालय उसका प्रतिकार करता है जी। लेकिन इस तरह की जो आशंकाएं, क्योंकि और भी स्टेटों में लागू है, सीएसआईएफ है, तो इस तरह के तो उदाहरण कभी ऐसे आए नहीं कि जिसको लेकर के कहा जाए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी ये लागू है, इसलिए इस पर इतना हल्ला क्यों मच रहा है। मदन मोहन जी का रुख करेंगे, मदन मोहन जी का रुख करेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, महाराष्ट्र में भी ये लागू है, तो फिर आपको इसमें उत्तर प्रदेश में इसको लागू होने पे आपत्ति क्या है? किस आधार पर नकल कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम है कि बिना उसके गिरफ्तार कर लिया जाए
आज ये जो कानून की पूंजीपतियों को आप दे सकते हैं सुरक्षा इसी के, तो ये पूंजीपतियों के लिए है। गरीब आदमी अगर उसकी लड़की को छेड़खानी होती है तो सरेआम गुंडे उसको पीटते हैं अगर वो शिकायत करती है। पत्रकार शिकायत करता है कि हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ी हो रही, घटना हो सकती है, तो उसको गोली मार दी जाती है। मदन मोहन शुक्ला जी, क्या ये चीजें महाराष्ट्र में नहीं होती हैं? क्या महाराष्ट्र में आपने इसका विरोध किया? महाराष्ट्र में ये सीधे गिरफ्तारी का आदेश नहीं है कि नो वारंट नोटिस जाती, कोई सीधे गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं है वहाँ। ये तमाम जैसे नारकोटिक हो सकता है और कुछ हो सकता है, उसमें अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि सीधे गोली मार दो, उसमें अपराधी है कि नहीं है वो बाद में होती रही जांच। हम अभी बात कर रहे हैं यूपी एसएसएफ की। जी आपको इसमें शंका क्या है? क्यों आप इसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं? क्यों आप इसको रॉलेट एक्ट कह रहे हैं? अभी हरीश जी बात कर रहे थे, ऐसा लगता था कि वो मन से वो भी चाहते हैं कि ये गलत इस तरह हो रहा है, सीधे जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उनका बहुत अच्छे आदमी है। मुझको लग रहा था कि ये अपराध के खिलाफ जो बिना किसी को कारण बताए उठा लो कर लो, तो ये जो बातें हो रही हैं, आप उस पुलिस के ऊपर भरोसा कर रहे हो जो पुलिस मिलकर अपराध कराती है। आप अपराध को और बढ़ावा देने जा रहे हो। अपराध को रोकने के लिए अगर साफ मन से कोई मंशा से अगर मंशा से कोई CISF यहाँ पर लगी हुई है, हर एयरपोर्ट पर सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की फोर्स बन जाती है तो बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी ना, केंद्र से फोर्स नहीं बुलानी पड़ेगी। देख रही थी जिसके कारण करना पड़ा। अगर एक नई फोर्स बन जाती है, नहीं, अगर एक नई फोर्स बन जाती है तो उससे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, तो इसमें आप लोग को दिक्कत क्या है? आएंगे सर, दोबारा से आपके पास में आएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। काम करने वालों को सुरक्षा के लिए बन रही है। आज इस लॉकडाउन के त्रासदी में जहां GDP 24% गिर गया, वहां अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ गई, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है, लेकिन उनके दोस्त जो है सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है सर, मदन मोहन जी की आएंगे दोबारा से आपके पास। वक्त एक ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है, तमाम शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि जिस तरह से तमाम राजकीय संस्थानों की सुरक्षा CISF करती है, अगर उत्तर प्रदेश में एक फोर्स बन जाए इस तरह की UPSSF, तो उससे यूपी के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और वो एक रोजगार पा पाएंगे। ये एक इसका प्लस पॉइंट भी होगा। जहां बहुत माइनस पॉइंट है वहां प्लस पॉइंट भी होगा। इस ओर भी हमको देखना पड़ेगा। चर्चा इसी की ओर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो
अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे अब जगदेव सिंह यादव जी का। जगदेव सिंह जी, सरकारें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये यूपी एसएसएफ तो हमेशा रहेगी और कल अगर कभी आपकी सरकार बनी तो ये आपके हाथ में भी होगी, तो आपको डर काहे का है? क्यों आप इसको रॉलेट एक्ट की संज्ञा दे रहे हैं? लाज नहीं है क्या? तमाम कानून मौजूदा है जिसपे कार्रवाई हो सकती है। आज आप जानते हैं प्रोसीजर है, सिस्टम है, आईपीसी सब बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के किसी खिलाफ कोई कार्रवाई होती है क्या? इसमें तो जरूरत ही नहीं है, सीधे अरेस्ट करिए बिना किसी वारंट के। नहीं, लेकिन ये तो पब्लिक नहीं, लेकिन ये तो पब्लिक के लिए नहीं है ना। इसमें सरकार का दुरुपयोग करेगा। ये तो सिर्फ संस्थानों की रक्षा करने के लिए है, जैसे सीआईएसएफ करती है। उपयोग नहीं होगा क्या गारंटी इसका जो इस्तेमाल करने और दुरुपयोग नहीं करेंगे? इसमें सत्ता पर दुरुपयोग नहीं करेगा या इसके पैसे का उपयोग नहीं होगा। ये तो बिना किसी उससे ऐसा कानून, मैं समझता हूँ कहीं भी किसी तरह से जनहित में नहीं है, लोकहित में नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। हमारी तमाम व्यवस्थाएं होती है बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के कभी किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें तो जरूरत ही नहीं। आप सीधे वारंट, बिना किसी वारंट, बिना अरेस्ट करिए, कार्रवाई करिए। मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन जगदेव सिंह जी, आप जगदेव सिंह जी कानून का बनाया ये जी, आपका रिपोर्ट बहुत खराब हो गया कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के इतना बड़ा अधिकार दे देना, इतना बड़ा पावर दे देना जिसका मिसयूज नहीं हो सकता, इसकी क्या गारंटी है? और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। बात क्या गारंटी? नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप, लेकिन सवाल ये है, आप रीत है जो करने जा रहे हैं, दूसरे जगह जहाँ उधार दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है जैसा कि कह करके आ रहे हैं। अरे महाराष्ट्र में कई जगह पर, उड़ीसा में है जगदेव जी, ये कानून उड़ीसा में भी लागू है, ये कानून महाराष्ट्र में भी लागू है। इसके परिणाम आगे खुद जी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे और इस सरकार को साल भर बाद जब सरकार नहीं रहेगी इसको खुद महसूस करेंगे कि हमने गलत निर्णय लिया। ये आज एकदम लाभ के लिए, त्वरित लाभ के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो इसका दीर्घकालीन परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रदीप जी, ये कह रहा हूँ। जगदेव सिंह जी, एक सवाल का अच्छा, मुझे जगदेव सिंह जी एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि अगर मेट्रो स्टेशन पर कोई आदमी गलत काम करने जा रहा है, तो क्या पहले पुलिस के अधिकारी कोर्ट से वो लेके आए, परमिशन लेके आए, तब उसको गिरफ्तार करे, तब तक वो अपना काम करके निकल जाएगा? तो सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी और उसकी जांच की जानी चाहिए ना। तो इसमें दिक्कत क्या है? गिरफ्तार करते हैं, कोर्ट सामने पेश करते हैं, कोर्ट देखती है सही गलत, उसको रिमांड देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आज भी तो ला है आईपीसी सीआरपीसी प्रोविजन है, आप कहीं भी कोई कर रहा है तो सालों का तुरंत अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके कोर्ट पेश करिए, कोर्ट अगर ठीक समझती करती है, नहीं तो छोड़ देती है। आज भी एक जंक्शन लानी है क्या? कोई सड़क पे हंगामा करे या कहीं कोई करे तो क्या आज के कानून में ऐसा नहीं है कि हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं? अरेस्ट करते हैं, 116 में करते हैं, आपको पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का। और उसके बाद कोर्ट पेश करते हैं, कोर्ट निर्णय लेती है सही गलत क्या है, रिमांड देते हैं या कोर्ट जेल भेज देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक करें। आपने बहुत मौजूद सवाल किया है। राय सिंह साहब से इसका क्लैरिफिकेशन लेंगे। सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने जी आप ठीक है जगदेव सिंह जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राय सिंह साहब, आपने तमाम कानून बनाए हैं। ठीक है जगदेव सिंह जी, जरा राय सिंह जी से समझ लेते हैं सर। ठीक है जी, ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, आपको तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, अभी दिखेगी। अच्छा ठीक है, आपको तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, अभी दिखेगी। राय सिंह जी, सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास, पुलिस के पास पहले से अधिकार है कि किसी को भी पूछताछ के लिए 24 घंटे के लिए उठा सकती है, जांच कर सकती है और उसके बाद कोर्ट में उसको पेश करना होता है। ऐसे में
इस बल को, यूपीएसएसएफ को इतने असीमित अधिकार देने की दरकार क्या है? जी मेरा तो जी कि जो उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है और उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो और निष्पक्ष तरीके से सजा के लिए उसको कोर्ट में पेश किया जाए जी। परंतु इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कानून है ऑलरेडी जी जी उसी को वो सख्ती से तरीके से इसको लागू करें तो मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। परंतु यदि कोई बहुत इमरजेंसी है तो इसको बहुत ही लिमिटेड इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये ना हो कि देखे भी विरोधी है इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, वो नहीं होना चाहिए जी। तो इसका बहुत ही लिमिटेड यूज तो कर सकते हैं आप, पर एक पूरा कानून बना के पूरे समाज में ऐसी बात हो जाए, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। जी, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो संस्थान है, अगर सीआईएसएफ को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि हम लोग सेंटर से फोर्स मंगाते हैं अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए, चाहे एयरपोर्ट हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का हब बनने जा रहा है, तो इसके लिए हमको बाहर से ना बुला के, सेंटर से ना मांग के, यूपी में ही अगर अपनी फोर्स उसको प्रोटेक्ट करे तो लगता नहीं कि इससे एक बेरोजगारी भी दूर होने का एक मसला हो सकता है? नहीं, इसमें तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है जी। यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अलग से एक व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा कहना है कि पहले से इतने व्यवस्था है, इतने हमारे पास संसाधन हैं, उसी को मजबूती से लागू करना चाहिए। हम नई फोर्स बनाए, नया या करें, वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाएं, उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से उसमें कड़ी कार्रवाई हो, वो होना चाहिए जी। मेरे ख्याल में जो सुधार है वो करना चाहिए, जरूर है, परंतु एक नया ढांचा कर दे, कल को दूसरी कहेंगे। आपको इस कानून में दिक्कत कहां से नजर आ रही है? आ रहा हूं जी, राय सिंह साहब। इसमें दिक्कत यह है कि इसका मिसयूज होगा जी। तो मिसयूज का क्या व्यवस्था करी है उन्होंने? पहली बात तो है, ये कोई भी कानून बनता है जी, या पहले से कानून है, किसी में ऐसी व्यवस्था होती है कि इसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल। तो ये सुनिश्चित कर लें कि किसी तरीके से इसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल, जो डर है वो इसी बात का। हाँ, वो है। हरीश जी का रुका। हरीश जी, राय सिंह साहब ने दो सवाल बहुत मौजूद उठाए। सवाल नंबर एक कि जब पहले से ही इतने कानून है तो एक नए कानून की क्यों जरूरत? दूसरा कि इसका मिसयूज नहीं होगा, इसको रोकने के लिए कोई उपाय किया है क्या इसमें? क्या इसका कोई मिसयूज ना हो? क्या इसका कोई मिसयूज ना हो, गलत उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय है इसमें? बैलेंस क्या? जी देखिए प्रदीप जी, मैंने पूरा उसको अध्ययन नहीं किया है जी, और पूरा अध्ययन करके ही मैं उसको बता सकता हूँ, लेकिन जो दो बातें जो राय सिंह साहब कह रहे हैं या जगदीप जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये नागरिक पुलिस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो तमाम शहरों में आ रहा है, आप कब तक सीएसआई उसकी सुरक्षा पे डिपेंड करेंगे? आप अगर अपनी सुरक्षा एजेंसी खड़ा कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग तरह की होती है, उनके प्राविधान जो होते हैं वो ठीक है, उनके पास पावर है, लेकिन मैंने पूछा तो कि भाई क्या सीआईएसएफ का आज तक का कोई इस तरह का कोई उदाहरण आया कि इस तरह की कहीं कोई शिकायत आई कि भाई उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की है? तो ये जो आशंकाएं हैं, हर ट्रेनिंग का हर आर्मी है उसकी ट्रेनिंग अलग, उसकी अलग पद्धति है। ठीक है, मदन मोहन शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बता दीजिए भाई। कह रहे कि आपको आशंका क्यों है? क्या सीआईएसएफ ने कभी इस तरह कोई काम किया गलत? ट्रेनिंग पद्धति अलग है और इस तरह की आशंकाएं जो है, अरे जी, मदन मोहन जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए प्रदीप जी, जब समस्याओं को सुलझा न पाओ और प्रदेश में किसी स्तर पर चाहे अपराध हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी स्तर पर जब पूरी तरह फेल हो जाओ तो कोई न कोई नया मुद्दा उठा दो जिससे लगे उसी में लोग उलझ जाएं। आज आपको बेरोजगारी, कितने लोग रोजगार मिल जाएगा इससे? सर अभी हमारा मुद्दा है यूपीएसएसएफ, हम अभी बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आपने कहा ना यूपीएसएस से क्या आम जनता को क्या फायदा हो जाएगा? देश को कौन सा लाभ होने जा रहा है सिवाय एक भय और आशंका का? और
कि आप कोई पुलिस वाला कह देगा पहले 5 बटालियन बनेगी। सुन लीजिए मदन मोहन शुक्ला जी, पहले चरण में 5 बटालियन बनाई जाएंगी, उसमें करीब 1913 लोगों को नौकरी मिलेगी और उसके बाद इसका लगातार विस्तार किया जाएगा। इतने बड़े प्रदेश में 1913 क्या हो, जहाँ 30,000 तो अभी भर्तियां स्टेट बैंक से निकाले जा रहे हैं यूपी में। हर संस्थान से लोग नौकरी में निकाले जा रहे हैं। लगातार इसका विस्तार किया जाएगा। अरे अभी नौकरी मिलेगी। अभी रेलवे का रिजल्ट निकला हुआ, कितने दिन में कुछ हुआ नहीं। शिक्षकों की भर्ती का पहले का रिजल्ट निकला हुआ, अभी कुछ हुआ नहीं। पुलिस की भर्ती का अभी तक हाई रिजल्ट निकला हुआ, उनकी भर्ती हुई नहीं। ये 1000-1500 क्या होगा? लोगों को भ्रमित करने का प्रयास और लोगों में भय का वातावरण बनने का प्रयास। एक भय का वातावरण की ठोक दो, उससे अपराध कितने कम हो गए। आप अगर पत्रकार ठीक है, सुन लीजिए, हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कोई डॉक्टर बता देता है कि हाँ ऑक्सीजन नहीं थी, तो उसको उठाकर एनएसएम बंद कर दो, बाद में हाईकोर्ट में छोड़ा। तो अगर आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, कानून का जनता के हित में करो, कानून बनाओ, कानून व्यवस्था ठीक करो, मैं स्वागत करूंगा चाहे जो सरकार हो। लेकिन कानून का दुरुपयोग करने के लिए, जनता में भय का वातावरण बनने के लिए, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, जो आपके साथ हो चाहे जितना देशद्रोह को वो राष्ट्रभक्त, ये कोई तरीका थोड़ा है। ऐसे थोड़ा देश चलता है। ठीक है हरीश जी, मदन मोहन जी, हरीश जी को सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जी हरीश जी। कि आम जनता को क्या लाभ है? मेट्रो का कौन उपयोग करेगा? आमजन ही तो करेंगे। एयरपोर्ट का कौन उपयोग का? आमजन ही तो करेंगे। तो क्या आम जनों की सुरक्षा? नहीं, हम लोग फोर्स की बात करें हरीश जी। इस फोर्स के बनाने से आम जनता का क्या लाभ है? मदन मोहन जी का ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ, जिन एयरपोर्ट की सुरक्षा करेगी वो एजेंसी यूपीएसएसएफ, जिन मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा करेगी, वहां आम आदमी तो उपयोग करता है उसका। तो क्या वो आम आदमी की सुरक्षा शुक्ला जी को महत्वपूर्ण नहीं लगती? मेरा नाम आ रहा है बाबा के जी। सुरक्षा तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ का गठन है। जी। अरे भाई, तो दिल्ली में है, वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ चलती है जरूरत क्यों नहीं है? पूरी तरह से वहाँ भी सीआईएसएफ उसकी सुरक्षा कर रही। तो सीआईएसएफ खबर लखनऊ भी है, सीआईएसएफ खबर कानपुर भी है, तो फिर दूसरी फोर्स की जरूरत क्या पड़ गई? एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, कहाँ आप सुरक्षा मांगेंगे? जब खबर सीआईएसएफ है तो आप नई फोर्स क्यों बना रहे हैं? आप मेट्रो बना रहे हैं, कहाँ सुरक्षा मांगेंगे दूसरे केंद्र से? आप तो आपकी अपनी सुरक्षा की, इन संस्थानों के लिए सुरक्षा की अगर अपनी एजेंसी होगी तो उसमें आपका क्या ऐतराज है? लेकिन हरीश जी, इन सबके बीच में एक सवाल का जवाब रह गया। हरीश जी, इन सबके बीच में एक सवाल का जवाब रह गया, वो आपसे लेना है। वो समझना चाहूंगा आपसे कि अगर इसका मिसयूज होता है, राय सिंह साहब कह रहे हैं या मदन मोहन शुक्ला जी भी कह रहे हैं, अगर इसका मिसयूज होता है तो इसके क्या रोकने का कोई प्रावधान किया गया है क्या? उसमें इसका रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से उसमें उसका चेक बैलेंस होगा। मैं ऐसा नहीं मान सकता कि बिना चेक बैलेंस के कानून कोई बनता है, और न्यायालय है, सबसे बड़ा चेक बैलेंस न्यायालय है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। साफ लिखा हुआ है कि न्यायालय इसमें दखल नहीं दे पाएगा, उससे पहले उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और तमाम सारी चीजों पर परमिशन लेते, तो उसमें परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है, बने रहिए दोनों लोग। राज सिंह साहब का रुख करें। राज सिंह साहब, आपने पूरी चर्चा सुना, देखा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हम चाहते क्या हैं जी। जो पहले से फोर्स है उसको स्ट्रेंथन करें, उसको इम्प्रूव करें, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, सारा व्यवस्था करके उसको देखें कहाँ का कमियाँ हैं वो दूर करें। हम फोर्स एक बना ली, फिर कल को दूसरी फोर्स बनाएंगे, फिर तीसरी बनाएंगे, वो चलता रहेगा।
सिलसिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्था है उसको पहले तो अध्ययन करें, क्या कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। जब पहले से पुलिस भी है, फोर्स भी है, सारी चीज़ है, उसमें जो कमी है उसको दूर करो पहले। जी बताइए भाई हरीश जी। उन्हें दुरुस्त करना चाहिए, आपको पहले उन्हें दुरुस्त करना चाहिए, ना कि नए नए नियम कायदे कानून बनाना चाहिए। राय सिंह साहब कह रहे हैं आपके पास पहले से तमाम नियम कायदे कानून है, तमाम पुलिस बल है, पहले उनको दुरुस्त कीजिए, बाद में नई चीजों को लाइए। सिंह साहब इसके पार्ट रहे हैं, सरकार के पार्ट रहे हैं, उनको ये बखूबी मालूम है एक सतत प्रक्रिया है। आप उन चीजों की ये नहीं कि हम सब ठीक कर लेंगे तब नई कोई चीज गठन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सारे प्रोसेस एक साथ चलते रहते। जी राय सिंह साहब करें कि सारे प्रोसेस एक साथ जी करें कि सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, पुराने भी चलते हैं, नए भी लाने पड़ते हैं। आपको सवाल पूछना कोई नई व्यवस्था करनी है, करें, कोई इसमें इतराज नहीं है, परंतु उसको एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कर सकते हैं आप, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से जी उसको इस्तेमाल करें, यदि उसको देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। नहीं, अभी तो इसीलिए 5 बटालियन बनाने की बात की गई ना। 5 बटालियन तो काफी होती है ना जी, तो काफी होती है, तो उसको ये पहले ही 5 खड़ी कर ली, फिर कल को और बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इसको लिमिटेड बेसिस देखें, करें, और जो सुधार हो सकता है उसको करने की कोशिश करें। जो वर्तमान में हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको उससे के हम पूरा काम क्यों ले सकते। हमने पूरे, आपको मालूम है 2.5-3 साल हमने राष्ट्रीय शासन में चलाया, पूरा सरकार चलाई है। मैं गृह विभाग खुद देख रहा था, तो उस समय क्यों नहीं कोई झंझट क्यों नहीं हुआ। एक भी बता दो, एक उदाहरण बता दो कि उस समय हमारे कार्यकाल में एक घटना होगी हो जी, क्योंकि इतना डर होना चाहिए, इतना आपका रुतबा होना चाहिए सरकार का कि कोई गलत काम करे ना जी। पर यदि आप फोर्स बना ली, कल को दूसरी फोर्स बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, तो चलता रहेगा हमें तो जी। वो तो कोई हरीश जी, राय साहब कह रहे हैं कि फोर्स पर फोर्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार का इकबाल ही ना रहा तो रुकेगा नहीं कुछ भी मामला। कहा ना कि राय सिंह साहब इस ब्यूरोक्रेसी के पार्ट रहे हैं, सरकार के पार्ट रहे हैं, और जी कोई चीज केवल किसी चीज का केवल नकारात्मक पक्ष नहीं होता। और मैंने कहा ना कि ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इकबाल न रहा ये डीम कर लेना कोई माने डीम करने का कोई तात्पर्य मुझे नहीं दिखता है। कई चीजें समाज के जो बदलाव होते हैं बहुत सारी चीजों को प्रभावित करते हैं, और उसके अनुसार सरकारें अपने नियम में कई बार परिवर्तन करती हैं, और आसाफ सिंह साहब ने भी किया होगा, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर हो रहे हैं। तो ये आशंकाएं या कि इकबाल नहीं रहा, ये मुझे इसका कोई तात्पर्य समझ में नहीं आया। ठीक है मदन मोहन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आपको क्यों इतना डर लग रहा है कि इसका मिसयूज होगा? आप इसका अच्छा पक्ष क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हमको सेंट्रल से फोर्स नहीं मंगानी पड़ेगी? कोई डरता है जी, जिनको डरना चाहिए अपराधी को तो डरते नहीं, तो हम लोग क्यों डरे? तो राजनीतिक आदमी है, 15 बार जेल गए, दोबारा और सही नहीं। हमारा नहीं, अगर आप डर नहीं रहे हैं तो इसको रॉलेट एक्ट की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? होती है, आप अगर अपराध रोकने के लिए कोई काम करते हैं स्वागत है, आप लाते विधानसभा में लाते, इसकी चर्चा करते, चर्चा के बाद पक्ष देखते, आप अपने अधिकारियों की मीटिंग करते, अधिकारियों से करता। अब राय सिंह साहब एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे कानून व्यवस्था सुलझती है और कहां पर बिगड़ रही है। आप ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, पर अपने अधिकारियों सिर्फ आप फरमान जारी करते हो कि इसको बंद कर दो, इसको एनएसए जारी कर दो, इसको ये जारी कर दो। इससे सरकार चलती नहीं है। आज जिस तरह से सरकार हर उसमें फेल है, जैसे आप राज सिंह साहब ने कहा कि इकबाल जो है, आपका कानून जो है उसको नहीं लागू कर पा रहे हो, नया कानून का नहीं। मदन मोहन जी, मैंने जो सवाल आपसे किया उसका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है,
तो युवाओं को रोजगार तो देना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार घटी? अब फर्स्ट फेज में बना रहे हैं, उसके बाद और बटालियन बनाएंगे। चर्चा में अगर कोई आदमी इनको छोड़ करके अगर नौकरी उनको देना है, अपने कोई संघ वंग के लोगों को देना 1500 लोगों को, उसको एडजस्ट करने के लिए कोई कानून बना रहे तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कानून में अगर आप साफ मन से नहीं करोगे, जनतंत्र में अगर आप जनता पर विश्वास नहीं करोगे, अगर आप कानून को थोपने का प्रयास करोगे, भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास करोगे, बिना किसी को बताए गिरफ्तार करोगे, जनतंत्र में नहीं होता है। आप किसी को अखबार वाले को बोलने नहीं दोगे। आपको अगर करना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सभी प्रेस को बुलाइए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, क्यों बनाया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, न सर्वदलीय मीटिंग बुलाई तो सदन में चर्चा कराइए कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, इससे ये लाभ होगा, इससे ये हानि होगी। लाभ का पक्ष बताइए, भारी होगा, जनता समझेगी। आप केवल फरमान जारी करते हो, बहुमत सत्ता। अरे वो तो बाद में सदन में लाएंगे ना, ऑर्डिनेंस अभी बनाया है, बाद में तो सदन में लाएंगे, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा वहां पर। ये सत्ता के बहुमत क्या, आपका बहुमत का दुरुपयोग है। आपने फरमान जारी कर दिया, बहुमत है, हम विरोध करेंगे, पता लगा उसका आपने पास कर दिया। आप जब तक खुली ठीक है जी, आप जो सवाल आज हो रहा है ठीक है, पूछ नहीं सकता सवाल में, न प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न मुख्यमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, आप अपने फरमान जारी करते हो, केवल कोई अधिकारी कोई न रिटायर्ड का अधिकारी की बात सुनोगे, न रिटायर्ड जज की बात सुनोगे, न वर्तमान अधिकारी जो ईमानदार होगा उसको एक जगह बैठने नहीं दोगे, उसको सस्पेंड कर दोगे। बेईमान अधिकारी आप मनमानी पोस्ट पाते रहेंगे, उनके कहने से अपराधियों को बढ़ावा मिलता रहेगा। आज लगातार आज अखबार पढ़िए, रोज तो समाचार पढ़िए। ठीक है मदन मोहन जी, समय समाप्त हो गया हमारे पास में। ठीक, मैं नहीं जाता हूं, लेकिन लगातार बंद हो रहा है क्या? समय समाप्त। ठीक है मदन मोहन जी, समय समाप्त हो गया। आऊंगा दोबारा से एक बार फाइनल कमेंट के लिए आपके पास। राय साहब के पास चलेंगे। राय साहब, एक इसमें अच्छा पहलू, ठीक है मदन मोहन जी, एक इसमें अच्छा पहलू ये है कि इसमें केंद्र की फोर्स को नहीं बुलाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें कि नहीं है? देख रहे हैं आप इसमें? ये रोजगार देना तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो अच्छी बात है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास फोर्स है, उसको इम्प्रूव करें जी। बेसिक चीज़ है, जो ऑलरेडी हमारे पास संसाधन है, फोर्स है, उसमें जो कमी है उसको दूर करें और इसको सशक्त बनाएं जी। और यदि हमको जो पहली व्यवस्था है उसको एक नकारेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, उसी व्यवस्था को और ठीक करने की जरूरत है। ठीक है हरीश जी, हमारे पास तमाम फोर्स पहले से ही है, तमाम पोस्ट खाली पड़ी हुई है। राय साहब कह रहे हैं पहले उनको भरा जाना चाहिए, उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद कोई नई योजना लॉन्च की जानी चाहिए। और मदन मोहन जी का सवाल यह है कि इसको पूरी चर्चा के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। मदन मोहन जी जो कह रहे हैं वो तो विधानसभा में आएगा ही, उस पर चर्चा भी होगी, तब जो पक्ष विपक्ष के राय हैं उस पर सब आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जी आवश्यकता अनुरूप जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह से एजेंसी का गठन होता है, उस तरह की संस्थाओं का गठन होता है। तो आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेट्रो का और हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, इसलिए ये आवश्यकता है कि इस तरह की फोर्स का गठन हो जिससे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। और बाकी जो चीजें हैं उनको भी ठीक करने का लगातार सरकार काम कर ही रही है। तो ये कहना कि पहले सब चीजें ठीक कर लीजिए तब एयरपोर्ट की सुरक्षा कीजिएगा, तब मेट्रो की सुरक्षा कीजिएगा, ये बात तो समीचीन नहीं लगती। आप अगर इतने बड़े व्यापक स्तर पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 20-20, 21-21 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, ये आपके मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन रही है, 2-3 और यूनिवर्सिटीज बन रही है, एयरपोर्ट कुशीनगर बन के करीब काफी काम हो गया, जेवर शुरू हो गया, अयोध्या में। ये तो पहले भी थी चीजें ना। ठीक है सर, ये तो पहले भी थी चीजें ना, मेडिकल कॉलेज तो पहले भी थे, पीजीआई तो पहले भी है। ठीक है सर, ये सब चीजें तो पहले से भी थी ना। ठीक है, आएंगे। मदन मोहन जी, फाइनल कमेंट आपका 40 सेकंड में।
ज्यादा लोग बस में चलते हैं कि ज्यादा लोग हवाई जहाज से चलते हैं? ज्यादातर जनता तो बसों में चलती है जो सुरक्षित रहती है। ज्यादातर जनता जो है वो साधारण ट्रेनों से चलती है, ज्यादा सुरक्षित रहती है। आप हवाई अड्डों की सुरक्षा करिए, पूंजीपतियों की सुरक्षा को बढ़ाइए और आम जनता का ना ध्यान दीजिए। जो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, आपको ध्यान देना होगा उस पर कि आम जनता को ऐसे इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रही है, तो आम का वहां से बाहर से मजदूर आया है। अरे उसी का रोजगार देने की कोशिश तो कर रहे हैं मदन मोहन जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएसएसएफ नाम का एक अलग से बल गठित कर रही है और उसका दावा है कि इससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके जो नियम कायदे कानून है, जिसमें जो इसको अनलिमिटेड पावर दी गई है, उस पर लोगों को शिकायत है। कहा यह जा रहा कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये रॉलेट एक्ट है जो कभी अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ लेके आए थे। पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राय सिंह साहब जो कि खुद इस व्यवस्था में रहे हैं, उनका कहना है कि जो चीजें पहले थे उन्हें दुरुस्त की जानी चाहिए, उसके बाद किसी नई चीज की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल अब ये गर्व में है कि ये कैसे इस्तेमाल होगी, क्या इसका कैसे मिसयूज रुकेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।